तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज के इस कंप्लीट वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आप सभी को कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जिसे आप कैड कहते हैं, ठीक है, वो क्या है। अगर मैं वन शॉट वीडियो करा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ, तो वो 100% के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चन के बिना पेपर नहीं बनता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चंस 2 3 4 क्वेश्चन जो भी बताऊँगा आप लोग को उनको ज़रूर फोकस करना है। बाकी मैंने जैसा कि बताया कि आपको नोट्स ज़रूर परचेज कर लेना है। नोट्स का फ़ायदा यही है मेरे प्यारे साथियों कि आपको सारे PYQ मिल जाएंगे, जिससे आपको प्रॉपर एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। साथ में आपको वहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख करके दिए हैं, वो आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको प्रॉपर नोट्स रहेगा, जिससे आपको प्रॉपर रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का हम एक्चुअल में उपयोग क्या कर रहे हैं, एक ब्रीफ आइडिया पहले समझोगे तो समझ में आएगा। एक मैं सोच रहा हूँ कि तुमको थोड़ा सा एनालिसिस करवाऊँ, ठीक है। एनालिसिस करवाऊँगा तो क्या रहेगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। आपने CNC मशीन का नाम सुना है, ठीक है। CNC मशीन का नाम सुना है, जिसे हम कंप्यूटराइज न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन कहते हैं। कितना बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब CNC मशीन में होता क्या है मेरे प्यारे साथियों कि हम प्रोग्राम देते हैं, ठीक है, प्रोग्राम पूरा फिट करते हैं। अब उसके बेसिस पे वो मशीन अपना वर्कपीस पर ऑपरेशन करता है। अब हमें कोई चीज़ बनाना है, ठीक है। अब हमें कोई चीज़ बनाना है, यानी कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अभी कोई प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। कोई अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो पहले क्या करना होगा, उसकी डिज़ाइन करनी होगी और फिर करना होगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। क्या करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो डिज़ाइन करने के लिए आपका कैड सॉफ्टवेयर यूज होगा और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कैम सॉफ्टवेयर यूज होगा, ठीक है। क्या होगा, कैम सॉफ्टवेयर यूज होगा, ठीक है। कैड और कैम मिल करके आपके जो भी मशीन कंट्रोल यूनिट है आपके CNC मशीन की, वहाँ पर वो प्रोग्राम पूरा फीड कर रहे हो आप लोग और फिर आपका डिजाइनिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है। तो उसी का एक पार्ट है कैड। इसमें आपको न्यूमेरिक कंट्रोल के बारे में भी पढ़ना है। कंप्यूटर का उपयोग करके किसी डिज़ाइन को बनाना, परिवर्तित करना, यानी उसमें आप चेंज भी कर सकते हो, उसका एनालिसिस करना कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कैड कहलाता है। एनालिसिस करने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे हम लोग कैड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, जब अगर आप बीटेक करने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे आपको सॉलिड वर्क्स, ठीक है, अगर आपने कैड सीखा होगा तो वहाँ पे आपको सॉलिड वर्क्स भी सिखाते हैं, ठीक है, सॉलिड वर्क्स। तो आपको सॉलिड वर्क्स भी सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों का एनालिसिस करना होता है सॉलिड वर्क्स पे, ठीक है। इसी तरीके से हमारा कैड सॉफ्टवेयर है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने कैड सॉफ्टवेयर सीख लिया होगा। अगर नहीं सीखा होगा तो डेफिनेटली सीख लेना, अगर आगे कुछ जीवन में लंबा करना है, क्योंकि उस टाइम तुम्हें एहसास नहीं होगा कि मुझे कैड का यूज होगा और आप कुछ दिन बाद भूल भी जाओगे। उस सर्टिफिकेट का भी मतलब कुछ नहीं है। लेकिन होता क्या है कि एक बार कोई चीज़ आपने अगर देखा है, करा है, तो जब आपको अगेन कभी मौका मिलेगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप जल्दी से सीख करके हाईली एक्यूरेट बन जाओगे, ठीक है। आइए, वर्तमान समय में कैड के लिए अनेकों प्रकार के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जिन्हें हम कैड सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनका उपयोग करके डिज़ाइन करने वाली व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ाए जाते हैं। यानी हम कोई सा भी कॉम्प्लेक्स जो भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और डिज़ाइन की क्वालिटी में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा और फिर एक अच्छा दस्तावेज़ बन जाएगा कि एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आपका उसके बेसिस पे तैयार होगा। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेटाबेस भी बनाया जा सकता है कि हमने ये काम करा है तो यहाँ पे इस तरीके से इसको मैन्युफैक्चरिंग करना है। कैड का आउटपुट प्रायः इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के रूप में होता है या कभी कभी प्रिंट आउट के रूप में भी हम लोग दिखाते हैं। तो ये था आपको कैड के बारे में बताना। और जैसा कि मैं बताया हूँ कि कैड आपका सब्जेक्ट है तो 100% आपसे कैड के बारे में पूछेगा। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लेना। वहाँ पे मैं बहुत डिटेल में क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या 2025 में आना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कैड वर्ड आपको लिखा है
तो आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बारे में ओवरव्यू देना है और फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी ओवरव्यू देना है। ऑब्जेक्टिव आपने अंदर जो लिखा है वही चीज़ है, लेकिन एक पॉइंट बना करके आप लिख रहे हो कि डिज़ाइन की क्वालिटी में क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। डिज़ाइन के आंकड़ों में क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। डिज़ाइन के आंकड़े क्या हैं, एक सुरक्षित मोड में आ गए। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है, इफ़िशियंसी इम्प्रूव हो रही है, और डेटाबेस जो आपका दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन है वो भी एक तैयार हो रहा है। तो ये कैड के क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव हैं जिन्हें आपको ज़रूर लिखना है। आगे आइए, एप्लीकेशंस के बारे में भी लिखना है। यानी कैड के, देखिए अगर आपसे कैड के बारे में चाहे एडवांटेज पूछे चाहे कुछ भी पूछे, आपको कैड के बारे में ओवरव्यू देना है, ऑब्जेक्टिव्स लिखना है और फिर एप्लीकेशंस लिखना है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये 4 पॉइंट लिखना है। क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, अच्छा लिख के आओगे नंबर अच्छा पाओगे कैड में, वरना कैड में भी बैक आ जाएगी, टेंशन मत लो। इसलिए जो समझा रहा हूँ उस बात को ध्यान से समझो। एरो स्पेस एप्लीकेशंस में लेआउट ड्राइंग, पार्ट ड्राइंग, असेंबली ड्राइंग, ठीक है, और सब असेंबली ड्राइंग। केमिकल में आप सभी का कोई सभी ऑपरेशन होने रहा उसका लेआउट देना। सिविल स्ट्रक्चर में हमें बहुत सारे साइट के योजनाएं, सड़क के जो है योजनाएं बताना है। इलेक्ट्रिक कंप्यूटर एप्लीकेशन में जैसे कि आपका VLSI डिज़ाइन, इस समय मास्टर्स करना, जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हों वो VLSI डिज़ाइन में मास्टर्स कर रहे हैं, तो मतलब लाखों में पैकेज गिर रहे हैं, मतलब 12 से 14 लाख तक का VLSI, मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट से, NIT IIT से। और अगर आपको लग रहा हो कि IIT NIT में जाना बहुत टफ़ है, लेकिन M.Tech करना IIT NIT से उतना टफ़ नहीं है, ठीक है। तो VLSI डिज़ाइन से कर सकते हैं। फ़िलहाल ऐसे मैंने बता दिया आप लोगों को। मैकेनिकल की बात करें तो पार्ट ड्राइंग, ठीक है, कॉम्बिनेशन चीज़ों में आप सभी का उपयोग होता है। अगला है हमारा कैड के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मैकेनिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो प्रोडक्शन रेट आप सभी का अच्छा हो जाता है। अगर हम कुछ चीज़ बनाए हैं और फिर कंपनी का ऑर्डर आता है कि नहीं इस चीज़ को चेंज कर दीजिए, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। इससे समय की बचत होगी। अगर आप ड्राइंग पेपर कोई चीज़ ड्राइंग बना रहे हो और कंप्यूटर पे बना रहे हो तो समय की तो बचत होनी ही होनी है। और हाईली एक्यूरेट होता है और हाईली एकदम फिनिशिंग होता है इसमें, मतलब एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होगा। डिज़ाइन भी एक स्वच्छ होती है और सुंदर होती है। तो इस तरीके से कैड के कुछ लाभ हैं जिन्हें आपको ज़रूर देखना है। लेकिन हर एक चीज़ का क्या है, डिसएडवांटेज है। अचानक कंप्यूटर बंद होने से सारा काम नष्ट हो जाएगा, चाहे लाइट ना आवे या कुछ ऐसा कुछ टेक्निकल इशू हो जाए। कैड में बनाए गए कार्य को हैक भी किया जा सकता है, डेफिनेटली हैक किया जा सकता है। इसके सॉफ्टवेयर के चलाने के लिए सीखने की आवश्यकता होती है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सीख लो, भले ही भूल जाएगा लेकिन एक दिमाग में कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब जब समय मिले तो सीख लेना। फिलहाल इतना चीज़ कैड के बारे में था, जो कि अब इसके बाद में आप सभी को सीधा कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर ले जाऊंगा। अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स ले लो, क्योंकि बहुत कुछ आप सभी को मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से एक वेल डिफाइंड तरीके से चीज़ों को दे रखा है। तो आपका काम है कि आप सभी अच्छी तरीके से चीज़ों को ले करके अपनी तैयारी को कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जैसा कि भी मैं बात भी किया था कि कैम के बारे में, डिज़ाइन के लिए कैड सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या हो रहा है, कैम सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। तो कैड, कैम और सिम के बारे में भी पूछता रहता है, तो 3 चीज़ के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। तो चलिए हम फटाफट से कैम के बारे में समझ लेते हैं। कैम का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है। यह कंप्यूटर सिस्टम के लिए डिज़ाइंड एक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है, ठीक है। यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, जिसमें कंप्यूटराइज मैन्युफैक्चरिंग को क्या किया जाता है, प्लान, मतलब कंप्यूटर के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग को क्या करते हैं, प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो ये है हमारा कैम का उपयोग। और भी कैम के बारे में बहुत कुछ हमने लिखा है यहाँ पे। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में हम कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से मशीन टूल को कंट्रोल करते हैं, यानी हमको कब मशीनिंग करना है, कब मशीनिंग में ड्रिलिंग करना है, कब आप सभी का वहाँ पे स्पेस छोड़ना है, इन सब को कंट्रोल किया जाता है कैम सॉफ्टवेयर की मदद से। और डिजाइनर के अनुसार ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं, यानी कैम सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग के थ्रू हम मशीन को कमांड देते हैं। जैसा कि न्यूमेरिक कंट्रोल में ये सारी चीज़ें यूज होंगी, यानी NC CNC मशीन जो होंगी। NC में तो पंच स्टेप रीडर होता था। जैसे मैं बताऊं आप सभी को, अगर आपने न्यूमेरिक कंट्रोल के बारे में सुना हो, आपके 6 सेमेस्टर में ये आएगा न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। तो न्यूमेरिक कंट्रोल में क्या होता था मेरे प्यारे साथियों कि आपके पंच टेप रीडर हुआ करते थे, वहाँ पे वो पंच करते थे, उसके बाद वो
ऑपरेशन जो है परफॉर्म होता था, उसी को हटा करके एक डेडिकेटेड कंप्यूटर लगा दिया गया जिसमें कैड और कैम सॉफ्टवेयर रन होते हैं, और वो अब मशीन को कमांड देते हैं। तब आपकी जो आपका जो भी मशीन है ऑपरेशन करना होता है वो करता है, ठीक है। और वह मशीन इसी कमांड को फॉलो करके कार्य को करती है। आइए एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझ लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। तो अगर हम लोग एडवांटेज समझे कैम के, तो कैम में उत्पाद को बनाने में क्या होता है, बहुत कम समय लगता है। वर्क इन प्रोसेस यानी प्रोसेस टाइम बहुत कम हो जाता है, और जो श्रम यानी ताकत है आपका और पैसा भी है वो भी बच रहा है, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, ठीक है, यह डिज़ाइन को अच्छी तरीके से रीड करेगा और प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग होगा उसके अनुसार ये काम करके देगा। कैम का प्रयोग कंपनी में लगभग सभी कार्य को करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कैम का प्रयोग विभिन्न मशीनों जैसे आपकी लेथ मशीन, मिलिंग मशीन में प्रोडक्ट को निर्माण के लिए किया जाता है, और ये आपकी जैसे सीएनसी लेथ होगी, सीएनसी मिलिंग होगी, वहाँ पर यूज किया जाएगा। ये जो आपके कॉलेज में रखी हुई है वहाँ पर ये नहीं यूज होगा, ठीक है। इस सिस्टम का प्रयोग करके घूर्णन, समतल सतहों और स्क्रू थ्रेड्स ठोस उत्पादों का भी उत्पादन किया जा सके, मतलब मल्टीपल तरीके के प्रोडक्ट आप बना सकते हो। अगला आता है हमारा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा उत्पादित सभी समस्याओं जैसे डिजाइन संबंधी समस्या, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी समस्या को सुविधापूर्वक हल करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यानी सिम कहते हैं। सिम के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में प्रत्येक कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। इसमें कागज़ और पेन की ज़रूरत नहीं होती है या फाइल आदि की आवश्यकता नहीं होती। इसमें केवल लेन देन से लेकर उत्पादन तैयारी से निर्माण तक की सप्लाई तक के सभी कार्यों में केवल कंप्यूटर का, यानी मोटा मोटी इसमें सभी कामों के लिए हम क्या करते हैं, सिम का यूज करते हैं, ठीक है, यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। क्या क्या सिम के बेनिफिट्स हैं? सिम के द्वारा डिजाइन, एनालिसिस, प्लानिंग, परचेजिंग, आपका कैलकुलेशन, ठीक है, कंट्रोल जैसे क्षेत्रों में कार्य किया जाता है। यानी सिम के द्वारा मल्टीपल कार्यों को हम परफॉर्म करते हैं। सिम का प्रयोग मोटर वाहन, अंतरिक्ष और जहाज निर्माण के उद्योगों में किया जाता है। कैड और कैम के स्थान पर सिम वहाँ उपयोगी सिद्ध होता है, ठीक है। कैड और कैम के जगह पर भी सिम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सिम का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्य करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ऑटोमेशन वगैरह है, जो कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए एनसी मशीन के ऊपर मूव कर रहा हूँ। ऐप को डाउनलोड करके नोट्स को ज़रूर परचेज कर लो, आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी लंबी क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अच्छे से लिख करके दिया हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चैप्टर नंबर 2 में पैरामेट्रिक सतह और नॉन पैरामेट्रिक सतह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 में प्रोडक्ट साइकिल, ठीक है, प्रोडक्ट साइकिल को छोड़ा है, ठीक है, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स के माध्यम से रीड कर लेना है। तो प्रोडक्ट साइकिल आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए पैरामेट्रिक सतह, ठीक है, पैरामेट्रिक सतह क्या है? इसका विकास जो है गॉस एंड यूलर द्वारा किया गया है। गॉस एंड यूलर द्वारा पैरामेट्रिक सरफेस को कैड या कैम में विस्तारित भी किया गया। सरफेस ट्रेसिंग तथा प्लॉटर एवं मिलिंग टूल को चलाना इसके एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। यानी सरफेस की ट्रेसिंग करना, प्लॉटर यानी प्लॉट एंड मिलिंग टूल को चलाना, ठीक है, इनके एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। यानी ये सरफेस को ट्रेस भी कर रहे हैं, प्लॉटर यानी डिज़ाइन भी कर रहे हैं, मिलिंग टूल का मतलब परफॉर्म भी कर रहे हैं। ये आपके पैरामेट्रिक सतह में इसके एप्लीकेशन के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। पैरामेट्रिक सरफेस दोनों टास्क के लिए उपयुक्त रहता है। सभी सरफेस मेथड, ठीक है, में सबसे लोकप्रिय जो है वो टेजर उत्पाद की सतह बनाना है। मतलब सभी सरफेस मेथड में जो ये आपका विधि है नॉन पैरामेट्रिक सरफेस, ये टीजर उत्पाद के लिए ये एक्चुअल में रखा गया है। यह इंटरपोलेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए भी उपयुक्त होता है। कैड कैम के दृष्टिकोण से सरफेसेज को साइकिल और ठोस के रूप में भी महत्वपूर्ण है, जैसे छेद करना, ग्रूविंग करना, ठीक है। पैरामेट्रिक सरफेस का उपयोग उन वस्तुओं या प्रणालियों को डिजाइन करने के लिए करती है जो वास्तविक व्यवहार के साथ साथ मॉडल घटक विशेषताओं के साथ होती है, ठीक है। अगला हमारा है गैर पैरामेट्रिक यानी नॉन पैरामेट्रिक सरफेसेस के बारे में बताना।
इस सतह में अलग अलग एंटिटीज़ को जोड़ने के लिए और जोड़ने के साथ साथ काम करने के बिना मॉडल के निर्माण के लिए शामिल होता है। इसका मतलब है कि आप सीधे पूर्ण निर्धारित, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ काम किए बिना आइडियाज़ के मॉडल को परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि जितने भी पहले से भी निर्धारित हैं उसके साथ हम काम किए बिना अपने जो आइडिया है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर मॉडल के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि नॉन पैरामीट्रिक सरफेसेस को प्रत्यक्ष मॉडलिंग, डायरेक्ट मॉडलिंग के रूप में भी जाना जाता है। आज कैड के अनुप्रयोग को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है जो कि पूरी तरह से नॉन पैरामीट्रिक हो, ठीक है। तो मतलब पूरी तरीके से नॉन पैरामीट्रिक जो है नहीं मिल पा रहा है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हम सॉलिड वर्क्स है, कैटिया है, ठीक है, फ्यूजन 360 डिग्री है, इन सब के बारे में बात किया जा रहा है। तो सॉलिड मॉडलिंग भी है, इसे आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ सॉलिड मॉडलिंग भी मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखा है तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सॉलिड मॉडलिंग के साथ आपका वायर फ्रेम मॉडलिंग भी है, ठीक है, वायर फ्रेम मॉडलिंग, उसको भी ज़रूर आपको पढ़ लेना है, तो नोट्स के माध्यम से उसको भी आप पढ़ लें। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन यानी एनसी मशीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में दिया है और कई बार पूछा भी जा चुका है। न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन संख्याओं के नियंत्रण के आधार पर काम करते हैं, यानी नंबर्स के आधार पे काम कर रही है, एक नंबर कंट्रोल करता है। यह मशीन एवं मशीन टूल को कंट्रोल करने की प्रक्रिया है। यह मशीन और मशीन टूल दोनों को कंट्रोल कर रही है, जिसमें निर्देशों को टेप रीडर, जैसे मैंने बताया था, पंच टेप रीडर के माध्यम से कमांड दिया जाता है और कंप्यूटर को भेजा जाता है। अगर इसे एक और भाषा में हम लोग देखें तो न्यूमेरिकल कंट्रोल एक प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है जिसमें प्रक्रम का नियंत्रण शब्दों तथा चिन्हों के द्वारा यानी संख्याओं के द्वारा किया जाता है। न्यूमेरिकल कंट्रोल की यूनिट क्या क्या है? एक तो मशीन कंट्रोल यूनिट, एमसीयू इसे कहते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग और मशीन टूल। यानी मशीन कंट्रोल यूनिट पार्ट प्रोग्रामिंग को रीड कर रहा है और मशीन टूल को निर्देश दे रहा है। आइए, मशीन कंट्रोल यूनिट ही मेन होता है। मशीन कंट्रोल यूनिट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का बना होता है। एमसीयू पंच टेप से प्रोग्राम को क्या करता है, रीड करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है, और जो आपकी मशीन है उससे क्या करती है, यांत्रिक काम में बदल देगी। एमसीयू पार्ट प्रोग्राम एवं मशीन टूल के मध्य की वो कड़ी होती है, ठीक है, जिसकी मदद से ही आप प्रोग्राम को रीड कर रहे हो और मशीन को परफॉर्म करा रहे हो। एमसीयू जो होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट जो है, मशीन टूल को निर्देशों के अनुसार क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। एमसीयू के कंपोनेंट्स हैं, आप देख सकते हो, रीडर यूनिट है, डेटा बफर है, प्रोसेसर है, आउटपुट पैनल है, कंट्रोल पैनल है और फीडबैक डिवाइसेस। ये आपके क्या है, कंपोनेंट है एमसीयू के, ठीक है। हम रीडर यूनिट, डेटा बफर वगैरह को नहीं पढ़ेंगे, ये आप नोट से देख सकते हैं, ठीक है। और हम सीधा चलते हैं आपके पार्ट प्रोग्राम के ऊपर। पार्ट प्रोग्राम स्टेप वाइज एक निर्देश सेट होते हैं जो मशीन को कार्य करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं और उससे आपको एक निर्देश प्राप्त होता है। मशीन टूल जैसे कि ड्रिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन है, ये सारी मशीनें हैं जिनकी मदद से क्या करते हैं कि हम अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। और आजकल तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर भी आ गया है, जिसे एटीएस कहते हैं। इसे आप सीएनसी मशीन में पढ़ोगे, अपने 6 सेमेस्टर के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। वहाँ पे जो भी टूल चेंज हो रहा है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये पहला पार्ट था जिसमें बहुत कुछ मैंने आपको समझाया। अब दूसरे पार्ट को रिवाइज कराएंगे, बाकी बहुत कुछ है नोट्स के अंदर, इसको आपको ज़रूर ले लेना है और अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। तो हम लोगों ने अपना अगला पार्ट जो है वो कवर कर लिया है फ़िलहाल के लिए, और अभी फ़िलहाल के लिए हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। जैसा कि अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने बताया कि एफएमएस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा कोई सा भी साल नहीं है जहाँ पे एफएमएस नहीं पूछा जाता है। उसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी आप लोगों से कि अगर आपसे एफएमएस का एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछता है तब भी आपको एफएमएस का पूरा ओवरव्यू देना है। अगर आपको एफएमएस नॉर्मली पूछ रहा है तब भी आपको पूरा ओवरव्यू देने के साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है। जैसा कि मैं शुरू में भी बता चुका हूँ कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जितना आप अधिक से अधिक लिखने वाले हो उतना अच्छे से नंबर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए एफएमएस को हम समझते हैं। एफएमएस जैसा कि हमने बताया कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है उसका हमारा जो मेन उद्देश्य है क्या है
कि हमारा जो जॉब है, जॉब का मतलब हमारा जो वर्क पीस है, ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी उसके लचीलेपन को हम बनाए रखना। और जो हमारी ट्रांसफ़र लाइन है, ट्रांसफ़र लाइन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जिस लाइन पे हमारा मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा होता है, जिस लाइन पे हमारा मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा होता है कि मतलब जहाँ पे हम मशीनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमने वर्क पीस को बना रहे होते हैं, वहाँ पर अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र लाइन पर एफिशिएंसी को बरकरार रखना। तो ये हमारा एफएमएस का एक छोटा सा कह सकते हैं कि ओवरव्यू दे दिया मैंने। अगर एफएमएस को हम डिवाइड करने चाहें, उसकी क्लासिफिकेशन करने चाहें, तो उसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला एक ऑपरेशन के आधार पे प्रोसेसिंग ऑपरेशन है और असेंबली ऑपरेशन है। यहाँ पे 2 ही तरीके से हो रहा है, किसके आधार पे, ऑपरेशन के आधार पे, प्रोसेसिंग ऑपरेशन और असेंबली ऑपरेशन। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि इसको हम 2 तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन के आधार पे डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा है प्रोसेसिंग ऑपरेशन एफएमएस, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है मेरे प्यारे साथियों कि हम वन पोजीशन को चेंज करते हैं प्रोडक्ट की ओर अनदर पोजीशन में। क्या कहने का मतलब है, आप सभी की स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि एक ऐसा ऑपरेशन है जहाँ पे वर्क पीस यानी वर्क सामग्री को हम क्या कर रहे हैं, एक अवस्था यानी वन पोजीशन से क्या कर रहे हैं, दूसरे पोजीशन में हम ले जा रहे हैं। और किसकी ओर ले जा रहे हैं, प्रोडक्ट की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या हैं कि प्रारंभिक जो आप सभी की सामग्री है यानी जो भी हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट में, उसकी ज्यामिति को और उसके पोजीशन को बदल कर उसकी वैल्यू को हम बढ़ाते हैं। अगला हमारा है असेंबली ऑपरेशन, ठीक है। असेंबली ऑपरेशन एफएमएस क्या है, इसमें एक इकाई को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट शामिल होते हैं। मतलब हम कोई सा भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट यूज करते हैं। इसके लिए हम इसे असेंबली वर्ड भी यूज कर रहे हैं कि यानी 2 चीज़ को हम असेंबल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है असेंबली में, असेंबली में जैसे कि हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग का टाँका लगाते हैं। रिवेट्स आपने सुना होगा, रिविटिंग जो कि आपका एक परमानेंट जॉइंट है, और फिटिंग भी आप सभी का इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये आप सभी का क्या है मेरे प्यारे साथियों, असेंबली ऑपरेशन, ठीक है। असेंबली ऑपरेशन हो गया, आप समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मशीनों की संख्या के आधार पे हम बताते हैं। अगर हम मशीनों की संख्या के आधार पे हम बताएं तो एफएमएस जो है वो 3 तरीके का है। पहला सिंगल मशीन सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि केवल एक सीएनसी मशीन होती है, ठीक है, और इसके साथ ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग लगा होता है। इसमें एक सीएनसी मशीन और इसमें ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग लगा होता है। अगर हम मल्टी मैन्युफैक्चरिंग सेल की बात करें तो इसमें आपका 3 तरीके से हमने डिवाइड किया है। एक तो सिंगल हो गया और शायद इसके बीच में डबल भी आता है, ठीक है, बट हम यहाँ पे सिंगल और मल्टी को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मल्टी में क्या होता है कि एक साथ 4 से अधिक सीएनसी मशीनें लगी होती हैं और एक कॉमन ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग यूनिट होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लेक्सिबल मल्टी आपका मैन्युफैक्चरिंग सेल, ठीक है। और इसमें एक और आता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल, ठीक है। इसमें 2 या 3 सीएनसी मशीन टूल ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के साथ लगे होते हैं और ये बैच प्रोडक्शन के साथ आपके उत्पादन क्षमता जो है उसको बढ़ाता है, ठीक है। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे हम देखें तो डेडिकेटेड एफएमएस है और रैंडम एफएमएस है। यह एक विशेष प्रकार की शैलियों का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि डिज़ाइन को कांस्टेंट माना जाता है और अधिक अच्छा बनाने के लिए एक निश्चित मात्रा में जो है एक स्पेशल ऑपरेशन के साथ इसको डिज़ाइन किया जाता है। रैंडम है, रैंडम में क्या होता है कि उन भागों को संशोधित करने में सक्षम होता है जिसकी जटिलता अधिक होती है, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। और रैंडम ऑर्डर एफएमएस को हम डेडिकेटेड एफएमएस की तुलना में अधिक फ्लेक्सिबल समझते हैं और इसके जो पार्ट प्रोग्रामिंग है और जो पार्ट्स हैं उसको बदलने की भी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अगर ये जो चीज़ है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ठीक है, अगर इतना आपको याद रहता है तो आपको 10 लाइन तो यहीं से मिल जाएगा बनाने के लिए। इसका सेटअप कैसा होता है, एक डेफिनेट सेटअप होता है, डिफाइंड सेटअप होता है। वॉल्यूम क्या है, लो है। वर्किंग प्रोसेस भी लो है। फ्लेक्सिबिलिटी है हाई क्योंकि फ्लेक्सिबल बनाना ही है, ठीक है। स्क्रैप के बारे में लो है। लेबर कास्ट लो है। इक्विपमेंट कास्ट हाई है। ऑटोमेशन जो है हाई लेवल पे यूज हो रहा है। फ्यूचर आगे यूज है इसका, ठीक है।
क्वालिटी है, कंट्रोल क्वालिटी है, ठीक है। लीड टाइम बहुत कम लग रहा है। प्रोडक्शन कंट्रोल वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। और आप सभी के इंजीनियरिंग जो चेंजेस हैं वो इसमें एप्लीकेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एफएमएस की हानियाँ समझ लेते हैं, ठीक है। प्रारंभिक लागत जो होती है उच्च होती है, मेंटेनेंस लागत भी उच्च होती है और टेक्निकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। तो ये था एफएमएस के बारे में ओवरऑल। तो अगला हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, एफडीएम जिसे कहते हैं। ये एफडीएम जो है वो एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग विधि है, जिसमें क्या होता है, हम सरफेस दर सरफेस आपका किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, ठीक है। सरफेस दर सरफेस किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। आइए थोड़ा देखते हैं फिगर। यहाँ से आपका फिलामेंट आ रहा है, ठीक है, और ये आपका एक सरफेस दर सरफेस आप लोगों का ये निर्माण करता हुआ जा रहा है, ठीक है। और ये आपका मोल्टेन मटेरियल है, ठीक है, और ये यहाँ पे सॉलिडिफाई हो रहा है। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है एफडीएम। इसमें जो मॉडल का निर्माण दर है, ठीक है, वो एक सरफेस पे होता है। इस विधि में एक नोजल का प्रयोग किया था, जैसे कि अभी फिगर में आपने देखा, जो एक्स वाई एक्सिस पे देखिए नोजल है, ठीक है, और एक्स वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और यहाँ पे सरफेस वाइज आपका यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, जिससे पदार्थ को सामान्यतः 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रखा जाता है और एक्सट्रूजन तथा ठंडे बेल्ट के पश्चात सॉलिडिफिकेशन 0.1 सेकेंड में हो जाता है। इसके कंपोनेंट्स, ये फिगर तो आप बना दोगे, कंपोनेंट्स समझ लेते हैं। नोजल है, एक्सट्रूजन हो रहा है, नोजल हेड है, और आपका यहाँ पे मोल्टन मटेरियल यूज हो रहा है। पदार्थ ठोस फिलामेंट, पदार्थ में प्रकार में ठोस फिलामेंट है, पदार्थ एबीएस हो गया। परत मोटाई 0.15 mm, सरफेस फिनिश रफ, निर्माण जो है वो स्लो होता है, और एप्लीकेशन जो है वो फंक्शनल टेस्टिंग, प्रेजेंटेशन मॉडल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने एफडीएम कन्वर्ट आपका कह सकते हैं कि कवर कर लिया। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहता था उसमें लॉम रहता था, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग है, तो इसको आप आराम से नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हो। आइए रोबोटिक्स को समझते हैं। विभिन्न प्रकार के रोबोट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर और उपयुक्त सॉफ्टवेयर की सहायता से करते हैं प्रयोग। इसको प्रोग्रामिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकती है। लैंग्वेज देखेंगे आप, पॉइंट टू पॉइंट मोशन लैंग्वेजेस हैं, मोशन लैंग्वेज एट असेंबलर लेवल, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और टास्क ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। टास्क ओरिएंटेड लैंग्वेज सबसे ज़्यादा समझदार है, जिसमें कमांड वर्चुअल और बोलचाल की भाषा में समान होता है, ठीक है। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें रोबोट के, तो उसमें मैनिपुलेटर है, कंट्रोलर है, सेंसर है और पावर सप्लाई यूनिट है। ये आपका मैनिपुलेटर है, ठीक है। ये क्या करता है, एक रिजिड लिंक की श्रृंखला होती है जिसमें ज्वाइंट्स आपस में जुड़ी रहती हैं। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि आर्म है, आपका रिस्ट है, और आपका क्या है, एक्चुएटर होता है, इंडिफेक्टर होता है, ठीक है। रोबोट के एक्चुएटर, रोबोट में क्या होता है, एक्चुएटर का हम प्रयोग करते हैं, जो एक मोटर की भांति होता है, जिसका प्रयोग हम यंत्र विन्यास को घुमाने और कंट्रोल करने के लिए होते हैं। एक्चुएटर ऊर्जा को गति में परिवर्तित करता है। एक्चुएटर जो होता है वो यांत्रिक एलिमेंट से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से गियर, चेन, बेल्ट, लीड स्क्रू आदि की सहायता से जुड़ा होता है। अगला हमारा इसमें ही है इंडिफेक्टर। इंडिफेक्टर क्या होता है कि जैसे कि आपका हाथ होता है ना, उसी तरीके से है कि मनुष्य की भुजा के अंत में हाथ एवं उंगलियां होती हैं, उसी प्रकार रोबोट आर्म होता है, ठीक है। रोबोट आर्म के अंत में एक क्या होता है, एक एलिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं इंडिफेक्टर, ठीक है, जिसके माध्यम से ही कार्य को संपन्न कराया जाता है। कंट्रोलर क्या होता है कि आपके रोबोट की जितनी भी मोशन वगैरह है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, और इसके भी कई सारे टॉपिक हैं, ठीक है, रोबोट कंट्रोलर, ठीक है। और भी हाइड्रोलिक ड्राइव वगैरह है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये रोबोटिक्स के बारे में अगर आपसे पूछता है तो रोबोटिक्स जो है वो आपका यांत्रिकी, विद्युत और कंप्यूटर, इन तीनों से मिलकर बना होता है। रोबोटिक्स प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का रूप है, ठीक है। अब रोबोटिक्स के अंदर एक ऑटोमेटिक इक्विपमेंट यूज किया जाता है जो मनुष्य की बुद्धि के समान होता है, और वो आपके सारे काम करता है जो मनुष्य करता है, और ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसे हम मेकाट्रॉनिक्स कहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर से बना है, ठीक है। रोबोट के 3 अक्षों पर रेखीय और घूर्णन गति के लिए स्वतंत्र होता है, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, ठीक है।
रोबोट जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ हो गया फोर्स लेबर। रोबोट शब्द का जनक करेल को कहा जाता है, ठीक है। मानव के समान ऑटोमेशन मशीन को रोबोट, ऑटोमेशन को एडवांसमेंट परिणाम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके रोबोट के बारे में है जो कि मैं आप सभी के साथ रोबोट के बारे में आप आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी आप कंप्लीट नोट्स को ज्ञानवीर सचिन मोबाइल एप्लीकेशन से परचेज कर लें। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।